Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching my channel Due Commerce. In today's session एक और बढ़िया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं from your CVT PG MCOM perspective and the name of the topic is hire purchase which is from the accounting वाली यूनिट. अकाउंटिंग का बड़ा बेसब्री से आपको इंतज़ार था और मैंने काफ़ी एफिशिएंट वे में कुछ टॉपिक्स तो ऑलरेडी करवा दिए हैं और अब कुछ टॉपिक्स और आएंगे तो एफिशिएंट वे में ही आने वाले हैं. मैं बड़ी मेहनत से इसको बनाता हूँ, बहुत स्ट्रेटेजिकली बनाता हूँ, देख कर बनाता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीज़ों से, तो उसी के नज़रिए से मैं बनाता हूँ. तो प्लीज़ इसको जस्टिस दिया करो. जस्टिस आप कैसे देख सकते हो कि आराम से बैठो और इसको आराम से पढ़ो. सेकेंडली यू कैन लाइक द वीडियो एज वेल अगर आपको सही में समझ में आता है तो. दैट्स व्हाट आई एम करंटली आस्किंग फ्रॉम यू. अभी आराम से बैठो और इस चीज़ को पूरा पढ़ो. जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को कि उसके लिए इस CVT PG एमकॉम की प्रिपरेशन के लिए एक सिलेबस कवरेज की प्लेलिस्ट बना रखी हुई है. मेरे चैनल पे जाओ ड्यू कॉमर्स पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना और वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी वो प्लेलिस्ट. उससे अपना सिलेबस कवर करते चलो. ये वाली भी वहीं पर ऐड ऑन हो जाएगी. शायद से अकाउंटिंग का 7वां या 8वां पार्ट है और मैंने अकाउंटिंग कैसे कवर करवानी है, अकाउंटिंग में मैं सब लेकर चल रहा हूँ. फाइनेंशियल भी, पार्टनरशिप भी, कॉस्ट अकाउंटिंग भी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी, इस सभी का नाम मैंने दिया है अकाउंटिंग. तो कंफ्यूज मत होना. कमेंट सेक्शन में मैंने ये कमेंट भी देखें कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग करवा दो. अरे बेटा करवाया हुआ है. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. शुरुआत करते हैं हायर परचेज वाले चैप्टर की. डायरेक्टली लेकर चलूंगा जो मैंने प्यारे प्यारे नोट्स आपके बनाए और ये नोट्स कहाँ पर अवेलेबल होंगे. जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे हैं वहाँ पे एक प्राइवेट ग्रुप होता है CVT PG एमकॉम वालों का, वहाँ पर ये अवेलेबल होगा. ये वहाँ पर अवेलेबल होगा. ठीक है, और अदरवाइज अगर आप आगे के लिए देख रहे हो तो मे बी वो प्राइवेट ग्रुप अभी ना हो, उसकी जानकारी टेलीग्राम चैनल पे ही आपको अवेलेबल होगी, वो चेक कर लेना. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. देखो हायर परचेज सिस्टम जनरली इस चैप्टर का नाम है. तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है एक एग्रीमेंट से. एग्रीमेंट कौन सा? ये वाला एग्रीमेंट. एक सेलर है जनरली और एक हमारे पास बायर है. इनके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, नेम है इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, वो क्या है? सेलर को हम बोलते हैं हायर वेंडर और परचेजर या बायर को हम बोलते हैं हायर परचेजर. मतलब यहाँ पे आप हायर पे ले रहे हो, है ना. डू नॉट कंफ्यूज इट विद लीज. वो अलग सिस्टम रहता है, वो रेंटल वाला सिस्टम रहता है और यहाँ पे ये अलग सिस्टम है. इट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट सिनेरियो. प्लस में इंस्टॉलेशन वाला, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम वाला भी अलग सिस्टम है. प्लस में क्रेडिट सेल सिस्टम इज ऑल्सो अ अलग सिस्टम. ठीक है, अभी के लिए फोकस ऑन योर हायर वाला परचेज वाला सिस्टम. ठीक है, आ जाओ. तो दो यहाँ पे पार्टीज है, लेट्स से उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है. ठीक है, एग्रीमेंट, ये वाला जो एग्रीमेंट है ना, इसकी खासियत ये है कि ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए एंड इट इज ऑल्सो मस्ट बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज. तभी माना जाएगा कि एक वैलिड एग्रीमेंट है. और ये चीज बता रखी है सेक्शन नंबर 3 के अंदर. अब सर ये सेक्शन नंबर 3 किस एक्ट का सेक्शन है? इस पूरे हायर परचेज को एक एक्ट चलाता है, गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, जो कि है हायर परचेज एक्ट 1972. ऑब्वियसली एक एग्रीमेंट है काइंड ऑफ और जो भी आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, जो भी उसकी इसेंशियल और बेसिक चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे लगेगी, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम बोलते हैं बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है ये. अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से. ये जो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ना, इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन POV. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, तो मैंने यूज़ किया वर्ड कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. कैसे, वो भी हम आगे बात करेंगे. तो ऑल्दो ये गवर्न होता है इस पर्टिकुलर एक्ट से हायर परचेज, लेकिन छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो अलग अलग एक्ट से भी जुड़ी हुई हैं. ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी वाला गवर्नेंस है वो ये प्रोवाइड करवाता है, ये वाला एक्ट. डन, लॉजिक समझ में आया. तो दो पार्टीज के बीच में हो रहा है एग्रीमेंट. अंडर सेक्शन 3 बोला गया है इस एक्ट के कि भाई ये जो एग्रीमेंट है ना, रिटन फॉर्म का होना चाहिए एंड साइंड बाय बोथ द पार्टीज या फिर कंसर्न पार्टीज होना चाहिए. डन. अब इसी एग्रीमेंट में ना बहुत सारी चीजें लिखनी चाहिए, जनरली और कायदे से लिखी जानी चाहिए. अगर लिखी नहीं होती है तो बायर बोलेगा कि भाई नहीं, मैं तो इसको नहीं करूंगा, आपने इसमें ये चीजें नहीं लिखी है, तो मैं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को रिसाइंड कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा मेरी तरफ से. ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो इसके जो कंटेंट है वो यहाँ पे मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि आप गए बाइक लेने. लेट्स से बाइक लेने गए आप,
और आपके पास अभी पैसा नहीं था तो आपने यूज़ किया कि भाई हायर परचेज सिस्टम पे बाइक मैं लूँगा। तो आप सेलर के पास गए, आप वेंडर के पास गए और आपने बाइक परचेज करी और उसने एग्रीमेंट आपके सामने लाके ऐसे करके रख दिया। आपने क्या किया, वो बाइक तुरंत से ले ली, विच मीन्स कि पोजेशन आपके पास आ गई। पोजेशन हेयर इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, दिस इज अ मेन पॉइंट। ठीक है, पोजेशन एकदम से ट्रांसफर हो गई, बट क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है इसी टाइम पर? नहीं। रिस्क में भी और यूजुअली और जनरली ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है सर? ओनरशिप हमारी ट्रांसफर होती है एट द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। इजी, ये एक बेसिक सिनेरियो है, बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए और वहाँ पे स्टेटमेंट वाइज ही एक क्वेश्चन था। चलो, तो पोजेशन अगर आपने अभी ले ली लेकिन आप अभी ओनरशिप नहीं ले पाओगे, डन। ये सारी चीज़ें, और हायर परचेज का पूरा सिस्टम कौन गवर्न करता है? हायर परचेज एक्ट 1972 कवर करता है। इतना समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। अब जो मैंने ऊपर बात करी थी कि क्या एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए, वो ये सारी चीज़ें, ये मैंडेटरी है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में होना। नहीं होगा तो फिर एक राइट अवेलेबल हो जाएगा किसके पास? अपने हायर परचेजर के पास, जो बायर है ना, उसके पास ये एक राइट निकल कर आ जाएगा कि भाई मैं रिसाइंड कर सकता हूँ, टर्मिनेट कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को, आई मीन एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता हूँ। तो क्या क्या ऐसा कंटेंट है, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कि मौजूद होनी चाहिए एग्रीमेंट के अंदर? लेट्स नो। हायर परचेज प्राइस उसके अंदर गिवन रहना चाहिए, यानी कि देयर इज या देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइजेस। कौन से वो दो टाइप हैं? एक होता है हायर परचेज प्राइस, एज यू कैन हेयर सी हायर परचेज प्राइस, और एक है कैश प्राइस ऑफ द गुड्स। कैश प्राइस इज बेसिकली जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है कैश में, है ना। जैसे कि हम बाइक को देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं बाइक को ऑनलाइन देख रहे हैं जनरली, तो एक बाइक की कीमत है 2,22,000, 222, है ना, 2,22,000 है, वो उसका कैश प्राइस है। लेकिन अगर हम इसे ही हायर परचेज पे परचेज करेंगे तो इसकी जो कीमत हमें पड़कर आ रही है वो लेट्स से पड़कर आ रही है 2,80,000। तो देयर इज अ डिफरेंस, और यूजुअली हायर परचेज प्राइस रिमेन्स हायर एज कंपेयर टू द कैश प्राइस, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। इजी है ना। तो यूजुअली हायर परचेज प्राइस ज्यादा रहेगा, हायर परचेज प्राइस ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द कैश प्राइस, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट, जिसे हम और क्या बोलते हैं, प्लीज ध्यान में रखना, हायर परचेज चार्जेस भी इसे बोला जाता है, चार्जेस। इजी, डन। मजा आ रहा है समझ के? ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मजा आएगा भाई, और सारी चीजें कवर करवा दूंगा। मैंने ये बुक खंगोली है भाई पूरी, इतनी मोटी बुक है तुम्हारी, जो बीकॉम के अंदर लगती थी मेरे समय में, तो तुम्हारे में भी शायद से यही वाली लगती होगी। मैं उत्तर का नाम अभी नहीं लेना चाहूंगा, आगे बढ़ते हैं। सो सेक्शन 4 ये बोलता है कि ये कंटेंट मौजूद होने चाहिए भाई एग्रीमेंट के अंदर। हमने देखा कि हायर परचेज वाला अमाउंट मौजूद होना चाहिए, प्राइस, कैश प्राइस पता होना चाहिए कि एक्चुअली में गुड की कॉस्ट क्या है ना। उसके बाद ये जो एग्रीमेंट है कब से कमेंस हो रहा है, द डेट ऑफ द कमेंसिंग टाइम गिवन रहनी चाहिए वहाँ पे। इंस्टॉलमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, इंस्टॉलमेंट का पेबल डेट क्या क्या होने वाली है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स होने वाली हैं, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर गिवन रहनी चाहिए। गुड्स की इन्फॉर्मेशन गिवन रहनी चाहिए, अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया बाइक का, तो बाइक की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गिवन रहनी चाहिए, क्या मॉडल है, क्या है एक्चुअली में, क्या नाम है उसका, वगैरह वगैरह। उसके बाद इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ऑफ प्राइस पेड एट द बिगिनिंग। द प्राइस दैट यू are going to pay at the beginning is known as generally down payment, है ना, डाउन पेमेंट इसे बोला जाता है। तो अगर आपने कुछ डाउन पेमेंट पे कर दी है, एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहूंगा, जैसे कि अभी मैंने लिया एग्जाम्पल कि 2,22,000 की है, 2,22,000 में आपने लेट्स से 22,000 की डाउन पेमेंट पे कर दी, तो आपके पास कितना अवेलेबल हो गया, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया, 2 लाख हो गया। तो आपका जो इंटरेस्ट अब लगेगा वो 2 लाख पे लगेगा, प्लीज रिमेंबर दैट। ये जो डाउन पेमेंट है इट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट, ये एक्सक्लूड के अलावा ही होती है, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता। तो डाउन पेमेंट है, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल रहना चाहिए, अगर नहीं अवेलेबल है तो इसी एक्ट का सेक्शन नंबर 6 बोलता है कि भाई हायरर के पास एक राइट आ जाएगा टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट। यहाँ तक बेसिक चीजें कवर होती है,
डन। दो चार चीजें आपकी, दो दो स्टेटमेंट आपकी यहीं से ही कवर हो गई जो आने के चांसेस रहते हैं। डन। अब और स्टेटमेंट क्लियर करवाता हूँ, हाई परचेज के फीचर से या करेक्टरिस्टिक से कवर हो जाएगा बहुत आसानी से। अभी तो बहुत चीजें आनी है इसके अंदर यार, अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं, है ना, और सारी बेसिक लगेगी अगर तुम ये बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे तो। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो फीचर क्या है, एक एग्रीमेंट है, ऑब्वियसली एग्रीमेंट है, और सारी चीजें एग्रीमेंट के अंदर पता होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन गिवन रहनी चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा, तभी जो बायर है वो सेटिस्फाई रहेगा, रिसाइन नहीं करेगा आगे जाके एग्रीमेंट को। पोजेशन ऑफ गुड्स इज गिवन इमीडिएटली ये तो इसका बेसिक वाला था ही। पोजेशन आपको मिल जाती है लेकिन ओनरशिप आपको लास्ट में मिलती है, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है। डन डन डन। नेक्स्ट है रिस्क यूजुअली ट्रांसफर्स इमीडिएटली। अब रिस्क भी जो होता है वो किसके पास चला जाता है, किसके पास, बायर के पास जनरली। और ये रिस्क कौन सा है, मान के चलो कि लायबिलिटी अराइज हो गई उसकी कि अब इस पर्टिकुलर गुड को संभाल के रखना है। हेयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ बेलमेंट। बेलर और बेली वाला कंसेप्ट अब आ जाता है। बेलर यूज करने को देता है गुड्स, किसको, बेली को, एंड बेली के पास ड्यूटी रहती है टू प्रोटेक्ट, टू यूज द गुड्स एज हिज ओन गुड। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे वो लायबिलिटी अराइज हो जाती है, तो ये काइंड ऑफ रिस्क ये वही है। इट यूजुअली goes on to the buyer, the purchaser. Easy? Done. लेकिन इसका एक पॉइंट और है जो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। एक पॉइंट और है कि लॉस टू गुड्स इज बोर्न बाय, इज बियर बाय, क्या बोलेंगे, वेंडर द्वारा। वेंडर बोर्न करता है लॉस टू द गुड्स। अगर कोई भी लॉस हो रहा है ना, गुड्स के रिगार्डिंग, मतलब गुड्स को, तो वो कौन बियर करता है, ऑनर बियर करता है। तो ऑनर कौन है भैया, वेंडर ऑनर है ना। तो लॉजिक यहाँ पे सिंपल है कि ओनरशिप जिसके पास रहती है उसी के पास इस चीज का रिस्क रहता है, लॉस टू गुड्स का। तो अल्टीमेटली रिस्क बियरर, आई मीन रिस्क किसके पास हो गया, लॉस होने का गुड्स को, वो हो गया वेंडर के पास। तो ये कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर रखना, वहां पे जो वो रिस्क था वो लाइबिलिटी था बेसिकली। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट प्लस एग्रीमेंट टू सेल है। ये हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पढ़ा था। दो टाइप ऑफ सेल्स होती है, एक तो होती है एग्रीमेंट टू सेल और एक होता है सेल। सेल इज बेसिकली इमीडिएट सेल, जहां पे ओनरशिप एंड प्लस में आपकी पोजेशन वगैरह एकदम से ट्रांसफर हो जाती है। बट एग्रीमेंट टू सेल इज अ फ्यूचर काइंड ऑफ जहां पे फ्यूचर के अंदर आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हो, तो वो एग्रीमेंट टू सेल है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है। डन, एग्रीमेंट टू सेल डन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वही जो मैंने आपको बताया, बेलर ने बेली को दिया तो यू कैन यूज द पर्टिकुलर गुड, लेकिन बेली से टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट ले रहा है। तो अगेन हायर परचेजर एक्ट्स लाइक अ बेली एंड ही नीड्स टू फुलफिल दोज ड्यूटीज ऑल्सो, जो बेली को निभानी पड़ती है। डन, मजा आया। नेक्स्ट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स एज पर द एग्रीड टाइम पीरियड। पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आप देते रहेंगे हायर परचेजर, हायर वेंडर को, और ये जो फिक्स टाइम पीरियड होगा ये हो सकता है मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली। इजी। नेक्स्ट, बायर हैज अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एनी टाइम बिफोर ही बिकम्स द ऑनर ऑफ द गुड्स। अभी वो ऑनर नहीं बना है गुड्स का, उसने इंस्टॉलमेंट सारी पे नहीं करी है, बट स्टिल ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइन गलत वर्ड है, ही कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। हाउ एंड व्हाई, नहीं है उसके पास पैसे पे करने के लिए इंस्टॉलमेंट में, तो वो जाएगा वेंडर के पास और बोलेगा कि भैया अपने पास तो पैसे नहीं है, क्या करें। तो वेंडर बोलता है कि नाउ प्लीज गिव मी बैक माय गुड्स। तो वहां पे आप क्या करोगे, यानी कि हायर परचेजर विल प्रोवाइड द गुड्स बैक। यहीं से ही एक कंसेप्ट निकल कर आ जाता है रीपोजेशन का। रीपोजेशन का अब क्या कर लेगा वेंडर, वेंडर कैन रीपोजेस एसेट ऑन बायर्स डिफॉल्ट। बायर के पास पैसे नहीं थे इंस्टॉलमेंट पे करने के, तो बायर का डिफॉल्ट कहलाएगा, डिफॉल्ट कहलाएगा, और वेंडर के पास अब एक राइट आ गया है, राइट ऑफ रीपोजेशन। तो इस केस के अंदर स्पेसिफिकली हायर परचेज के अंदर बायर रीपोजेस कर सकता है उस पर्टिकुलर गुड को। ठीक है, बायर यानी कि सॉरी वेंडर, वेंडर रीपोजेस कर सकता है गुड्स को। डन, ये मेन था। रीपोजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में रीपोजेशन के दो टाइप्स भी करवाऊंगा। डन, तो अभी बने रहो। मजा आया इतना पढ़ के। दोबारा से, राइट है बायर के पास कि भाई टर्मिनेट कर दो कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर बिकमिंग दी ऑनर, कि भाई
अब लेके चले जाओ इस बाइक को, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो वो ले जाएगा। तो ले जाने का मतलब क्या है कि राइट किसके पास है, वेंडर के पास भी है टू रीपोजेस द गुड्स, अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो। इजी, डन। नाउ नो सेल और प्लेजिंग ऑफ गुड्स बाय द बायर अंटिल ही बिकम्स द ऑनर। यार अभी तक वो ऑनर नहीं बना है, और ऑनर ना बने हुए ही उसने वो बाइक किसी को प्लेज कर दी, किसी को दे दी, गिरवी रख दी, या फिर बेच दी। नहीं कर सकता भाई, तू ऑनर ही नहीं है अभी, इंस्टॉलमेंट तेरी बाकी है ना, तो राइट नहीं है। अगर बाई चांस कर दी, मान के चलो, वैसे तो नहीं था वो वैलिड, लेकिन बाई चांस कर दी, तो वेंडर के पास ये अधिकार रहता है कि थर्ड पार्टी से भी वो रिपोजेस कर सकता है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये चीज लिख लेना, ठीक है। वेंडर के पास ये भी अधिकार है कि ही कैन रिपोजेस हिज गुड्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या है, नो रिफंड आफ्टर रिपोजेशन बाय द वेंडर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतनी सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, मान के चलो 10 इंस्टॉलमेंट थी, 5 इंस्टॉलमेंट पे करी, 5वें के बाद बंदा हो गया कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है। वेंडर आया, बाइक उसकी उठा के ले गया, 5 इंस्टॉलमेंट उसने दे दी थी पहले ही, तो आपको ऐसा लग रहा होगा 5 इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी, बाइक भी चला गया, तो कितना बड़ा नुकसान है। तो हमें जो इंस्टॉलमेंट हमने पे करी है एटलीस्ट हमें तो वापस मिले ना, वो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वेंडर विल नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ रिफंड टू यू टू द हायर परचेजर। इजी है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, या जनरली ऐसा इस चीज को क्या बोलते हैं कि वेंडर ने इसको ट्रीट कर लिया एज अ हायर चार्जेस को ट्रीट कर लिया है इस चीज को, तो रिफंड आपको नहीं मिलता है, डन। किसी किसी केस के अंदर रिफंड मिलेगा, कैसे वो भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना वही यहाँ पे लिखी हुई है, मजा आ जाएगा तुम्हें करके, ध्यान रखो, मेरे साथ साथ करते जाओ बस। कभी कभार तो जब आपके सामने क्वेश्चन भी आएंगे ना, तो आप लोग कॉमन सेंस से भी आंसर कर लोगे, और प्लस में यहाँ से जो चीज़ें लर्न करके गए हो ना, आराम से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, राइट ऑफ बायर टू परचेज विद रिबेट या फिर कंसेशन। ये भी एक अधिकार है बायर के पास, हायर परचेजर के पास, कि वो सस्ते दाम पे भी खरीद सकता है, लेकिन कब, कैसे, क्यों, समझो। एक कंसेप्ट होता है रिबेट का कंसेप्ट है एक। मान के चलो आपके पास 10 इंस्टॉलमेंट आपको देनी थी, आपने 7 पे कर दी अभी तक, डन कर दी 7, 3 आपने और पे करनी है, हालांकि वो अभी ड्यू नहीं हुई है, मतलब उसका टाइम नहीं आया अभी। आप सही बढ़िया कमा रहे हो भाई, आपकी सैलरी बढ़ रही है, हर बारी बढ़ गई है आपकी सैलरी भाई। अब आपके पास पैसे हैं और आपको ये भी लग रहा है कि यार क्यों ये मैं वेट कर रहा हूँ, मतलब 8 भी आएगी, 9 भी आएगी, 10 भी आएगी तब पे करूँगा, क्यों मैं ऐसा वेट कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इन तीनों को पहले ही पे कर दूं। वहां पे कंसेप्ट आता है रिबेट का। तो जब आप ये तीनों वाले जो अमाउंट है इसे पे करने जाओगे, तो वहां पे आपको कंसेशन मिलेगा, और वो जो कंसेशन है वो तय ऐसे नहीं होगा, बातचीत से नहीं होगा, उसके लिए कंसेप्ट रहता है अकाउंटिंग के अंदर, वो ये है, एक फॉर्मूला गिवन है, वो ये है। यहां से आपका न्यूमेरिकल आ सकता है अगर आएगा तो, और इस पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, डरो मत, यहां से आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट द रिबेट वाला अमाउंट। रिबेट वाला अमाउंट अब है क्या, रिबेट वाला अमाउंट है कि भाई इतना तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, अब तुम्हें जो 3 जो इंस्टॉलमेंट थी उन्हें प्लस करो, उसमें से रिबेट वाला माइनस करो, और अब जो बचा है वो पे कर दो, और ऑनर तुम इमीडिएटली बन जाओगे तब की तभी, 7वीं इंस्टॉलमेंट पर ही। 10 थी ना, 7 तुमने पे कर दी, और अभी 3 वो ड्यू हुई नहीं है, और तुम पहले ही पे करना चाहते हो, तो फायदा उठाओ ना, रिबेट तुम्हें मिलेगा वहां पे। दैट्स इट। रिबेट का फॉर्मूला होता है क्या, 2/3 इंटू में टोटल हायर परचेज चार्जेस। अब ये टोटल हायर परचेज चार्जेस क्या है, हायर परचेज प्राइस नहीं है, जैसे अभी हमारे एग्जांपल में कि लेट्स से, चलो एग्जांपल दूसरा लेना ही पड़ेगा अपने को यहाँ पे एक बारी ना, एक सेकेंड इस तरफ कर दूं मैं इसे, एक सेकेंड। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या करवा रहा था, फॉर्मूला ना देखो, एक न्यूमेरिकल लेना ही पड़ेगा अपने को ना। टोटल हायर परचेज चार्जेस, लेट्स से हायर परचेज प्राइस जो है वो है 1,20,000, है ना, और इसका जो कैश प्राइस है जो एसेट का है वो है 1,00,000 मान के चलो। तो हायर चार्जेस जो निकलेंगे वो निकलेंगे आपके 20,000,
गेटिंग माई पॉइंट? ये 20,000 है, ये आपका हायर परचेज चार्जेस है। 20,000 इंटू में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, मतलब जो आपकी अभी हमारे एग्जाम्पल के अंदर 3 ड्यू नहीं हुई थी ना, बची हुई थी, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 20,000 इंटू में 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जो कि हमारे पास 10 थी हमारे एग्जाम्पल में। तो आपका वो जो निकल के इंटू में कर दो 2/3, जो रिबेट आएगा वो आपका डिस्काउंट है। और वो डिस्काउंट कैसे मिलेगा आपको? जो आपकी वो 3 इंस्टॉलमेंट थी नॉट ड्यू वाली, ये वाली 3 इंस्टॉलमेंट थी, इनको ऐड कर दो। ऐड कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे रिबेट को। अब जो अमाउंट बचा है, दिस इज द अमाउंट दैट यू गाइज नीड टू पे नाउ, और लमसम में पे कर दो और लेके चले जाओ भाई ओनरशिप। ये है रिबेट, सिंपल है, ये फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। लास्ट है ड्यूटी ऑफ हायर परचेजर, कि वो ख्याल रखे गुड्स का। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेली की ड्यूटी यहाँ पे वो फुलफिल करेगा, हायर परचेजर। डन, ये इसके फीचर्स थे। अब डीप डाउन और जाने वाले हैं, लेकिन यहां तक ये लगा के चलो 50% डन है तुम्हारा। क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से 50% है, मतलब 50% में से भी आ सकते हैं, तो ये डन हो चुका है। 50% और रहता है, जल्दी से कवर करते हैं। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब अगर डिफॉल्ट कर देता है, इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता हायर परचेजर, तो राइट यहाँ पे निकल कर आ जाता है किसका? हमारे हायर वेंडर का। उस राइट को बोलते हैं राइट टू रीपोजेस। तो वो दोबारा से मतलब अपनी गुड को, अपनी बाइक को वापस ले जाएगा, सिंपल एज दैट। लेकिन सेक्शन नंबर 20 इस एक्ट का ये बोलता है कि ये जो राइट टू रीपोजेस है ना, ये वेंडर इस समय पर इन 2 केसेस के अंदर नहीं एक्सरसाइज कर सकता। वो 2 केसेस कौन से हैं? अगेन यू नीड टू रिमेंबर एग्जामिनेशन पीओवी से। कौन से हैं? बहुत इजी हैं। जहां पर हायर परचेज प्राइस इज लेस देन 15,000, 15,000 से ही कम है यार हायर परचेज प्राइस, एंड 1/2 ऑफ द प्राइस हैज बीन पेड, मतलब हाफ प्राइस हैव बीन पेड ऐसा बोल सकते हो, हैज बीन पेड ऐसा बोल सकते हो जनरली ना। तो मान के चलो कि 14,000 का एचपी प्राइस था, हायर परचेज प्राइस था, और 1/2 ऑफ द प्राइस हैज बीन पेड, मान के चलो कि 7,000 तुमने 7,500 तुमने पे कर रखे हैं। तो इस केस में राइट टू पोजेस नहीं, वो रीपोजेस नहीं वो कर सकता एक्सरसाइज। नेक्स्ट केस कौन सा है? वेयर द हायर परचेज प्राइस इज हायर, 3/4 ऑफ हायर परचेज प्राइस हैज बीन पेड। मतलब इस केस के अंदर ना हायर प्राइस बहुत ज्यादा है, लेट्स से कि 3 लाख है, 4 लाख है, जो भी है, उस केस के अंदर भी अगर 3/4 ऑफ द हायर परचेज प्राइस पे कर दिया ना, तो रीपोजेशन वाला कोई भी राइट आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। ये 2 केस ऐसे हैं जो कि आपको लर्न करके रखने हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल है, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी लिखा है मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट राइट मिलता है हायर परचेजर को एक, वो कौन सा है? देखो, रिफंड टू हायर परचेजर, मतलब बायर जो है उसको रिफंड भी मिल सकता है। और ये कौन सी बात चल रही है? ये बात चल रही है जब बंदे ने डिफॉल्ट किया, इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो एक राइट जागरूक हो गया भाई, किसका? वेंडर का। वेंडर ने रीपोजेस कर ली, गुड, डन। जब डिफॉल्ट किया है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, तो क्या रिफंड मांग सकता है हायर परचेजर कि यार मैंने इतनी सारी इंस्टॉलमेंट पे करी, तो मेरी बाइक चक्के लेगा यार, है ना, तो पिछले वाली इंस्टॉलमेंट दे दे? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वेंडर इज नॉट बाउंड टू रिफंड एनी अमाउंट ऑफ ऑलरेडी पेड इंस्टॉलमेंट्स, डन। हाउएवर रिफंड मिल सकता है इन दिस केस, इस केस के अंदर रिफंड मिल सकता है। वो रिफंड कौन सा है या फिर किस केस का है? यहाँ पे समरी लिखी हुई है इस चीज की, ये समरी है, और ये इसका पढ़ लेना आप। क्या है? देखो, जब अमाउंट पेड बाय द हायर परचेजर प्लस में प्लस कर दो, प्लस कर दो द वैल्यू ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड, वो ज्यादा है अगर हायर परचेज प्राइस से, मान के चलो ये 1 लाख है और ये वैल्यू ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड थी 60,000, और इस भाई ने पे कर दिया कितना? लेट्स से 50,000 ऑलरेडी पे कर रखा है इंस्टॉलमेंट्स में, तो ये 11 काइंड ऑफ आ गया ना, 1,10,000 आ गया, तो ये ज्यादा है। इस केस के अंदर रिफंड होगा एक्सेस अमाउंट विच इज 10,000। इजी, डन। ये वाला केस आपको लर्न करना है, याद रखना है। जब इन दोनों को मिलाकर हायर परचेज प्राइस से ज्यादा का अमाउंट बने तो एक्सेस अमाउंट रिफंड हो जाएगा भाई को, लेकिन बाकी अदर केसेस के अंदर कुछ भी रिफंड नहीं होगा, डन। आगे
अब भी डिफॉल्ट हो रखा है। इसके बाद एक राइट मिलता है वेंडर को, राइट टू रिकवर द एरियर्स टू वेंडर। दिस इज अ राइट विच इज अवेलेबल टू द वेंडर ना, वेंडर के पास अवेलेबल है। किस चीज का राइट अवेलेबल है कि टू रिकवर द एरियर्स। मान के चलो 7 इंस्टॉलमेंट डन होगी थी, है ना। एक सेकेंड यार, किसी का वीडियो कॉल आ रहा है। हाँ एक सेकेंड। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो बैलेंस, हाँ कहाँ पे था मैं, बैलेंस पे था। सॉरी यार, मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉल था यार, भाई बाहर रहता है ना तो उसका कॉल था, तो इम्पोर्टेंट रहता है उठाना यार, तुम्हें पता ही है। और अभी मैं बीच में बंद कर दूं तो फिर मैं दोबारा से नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे घंटे की तो हो ही गई होगी ना क्लास। हाँ तो समझ सकते हो यार तुम भी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलो कहाँ था मैं, द बैलेंस। हाँ एक सेकंड। हाँ बोल, कोई अर्जेंट काम है क्या? चल ठीक है, क्लास है। हाँ करते ना कंटिन्यू अब। चलो तो वेंडर के पास एक और राइट है, राइट टू रिपोजेस है। उसके बाद एक और राइट है कि यार थोड़े से जो डैमेज हुए हैं, डैमेज तो नहीं बोलेंगे बट जो बैलेंस बकाया है उसे मैं वापस ले सकता हूँ। अब ये बैलेंस का मतलब ना कुछ भी हो सकता है, इसके डीप डाउन मत जाना। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि वो अगली 7 तो पे कर दी है, अगली 3 इंस्टॉलमेंट भी मैं मंगवा लूँ, एक बारी के लिए उसमें मत जाओ। ठीक है, अभी के लिए क्या समझो, देखो कैसे कि 7वां ड्यू हो गया था, 7वां भाई वो पे नहीं कर पाया। ठीक है, 7वां पे नहीं कर पाया और इस टाइम पीरियड पे आके, यानी कि 8वां जब ड्यू होने वाला हुआ तो वो आके 8वें पे वो ले गया, बाइक ले गया। तो ये वाला अमाउंट, ये जो बैलेंस है ना, ये जो अरियर्स है, ये वो ले सकता है, रिकवर कर सकता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बैलेंस और एरियर्स ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ऑन द डेट ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट की डेट पे जो बैलेंस बकाया रहेगा इंस्टॉलमेंट वगैरह का, वो रिकवर कर सकता है हमारा वेंडर। डन। ये 3 मेजर पॉइंट थे। यहाँ तक ऑलमोस्ट लगा लो आपका हाँ 60% कवर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड 2 केस के बारे में पढ़ते हैं, या फिर डिफरेंस लेते हैं किसका, हायर परचेज सिस्टम का और क्रेडिट सेल सिस्टम का। कुछ नहीं है यार, ये समझ लेना कि यहाँ पे ना ओनरशिप तुरंत से मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे ओनरशिप लास्ट में मिलती है अपने को। यहाँ पे रीपोजेशन का कोई राइट नहीं मिलता, क्रेडिट सेल सिस्टम वाले पे यहाँ पे अपने भाई को रीपोजेशन का राइट मिलता है। ऐसे करके चलेगा बस ये। ठीक है, तो और डीप डाउन मत जाना, इसके रीड करना है तो आप आराम से रीड कर सकते हैं, मेरे को पॉज करके। पॉज करते जाओ, रीड करते जाओ, पॉज करते जाओ, रीड करते जाओ, पॉज रीड, पॉज रीड। नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम है वो है हायर परचेज सिस्टम वर्सेस इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये भी थोड़ा सा आपको पढ़ने लायक ही मिलेगा, इसको भी ध्यान से देख लेना। यहाँ पे भी ऑनरशिप क्या रहती है, इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट या सेल। यहीं पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट में भी क्या रहती है, ओनरशिप ट्रांसफर होगी एकदम से। डन। पोजेशन यहाँ पे इमीडिएटली और यहाँ पे भी इमीडिएटली। यहाँ पे भी कोई राइट ऑफ रिपोजेशन नहीं है सेल इसके पास, इंस्टॉलमेंट वाले के पास, लेकिन हायर परचेज वाले के पास है। ठीक है, इट इज अ कंप्लीट सेल फ्रॉम द बिगिनिंग। ये एग्रीमेंट टू हायर है या सेल है। रिस्क जनरली passes to buyer after possession. Risk passes immediately to buyer as he becomes the owner. ठीक है, ये भी सिंपल था, यहाँ पे भी पॉज करके डन कर लेना। जो मुझे करवाना है तुम्हें वो ये जा रही है चीज़ें। चलो ये दोनों तुम खुद रीड कर लोगे। अभी तक जो चीज़ें कवर करी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, प्लीज़ लर्न कर लेना सारी की सारी। यहाँ तक डन होता है। अब नेक्स्ट पड़ाव पे चल रहे हैं, जो आखिरी पड़ाव है हमारे इस वीडियो का। लेट्स गो, जर्नल एंट्रीज। डरना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। देखो ये है हमारे हायर परचेजर की बुक और ये है वेंडर की बुक। देखना क्या हुआ है, जब आपने बाय करा है वो पर्टिकुलर बाइक, लेट्स से एसेट मान के चलते हैं, एसेट को आपने बाय किया है, आप बाय कर रहे हो, आप हायर परचेजर हो, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एसेट आ रही है तो इट विल बी डेबिटेड, सिंपल एज दैट। डेबिट दी डेबिट दी एसेट, वही रहता है ना आपका, क्या रहता है यार रियल अकाउंट का, डेबिट ऑल दी एसेट्स एंड क्रेडिट दी, क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ क्या, डेबिट दी एसेट एंड क्रेडिट ऑल दी लाइब्रेरीज वगैरह करके। या फिर ऐसा बोल लो कि एसेट्स का फेवरेबल बैलेंस क्या रहता है,
डेबिट रहता है, और लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट रहता है, वो तुम्हें पता ही है। और बाकी जो वो 3 अकाउंट्स हैं तुम्हारे, रियल पर्सनल और नॉमिनल, उनके तुम्हें वो लर्न होने चाहिए सारे के सारे रूल्स। जैसे नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सिमिलरली आपका जो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और फिर आपका जो रियल अकाउंट है ना, डेबिट द एसेट वगैरह करके, पता नहीं मैं इसका भूल क्यों रहा हूँ रियल वाले का। तुम्हें याद है अभी लिखो कमेंट सेक्शन में, बाद में पढ़ लूंगा मैं, बाकी तो यही होना चाहिए। एनीवेज यार, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो आपके पास एसेट आ रही है, तो एसेट आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे टू वेंडर्स अकाउंट। अभी एक्चुअली में आई नहीं है, बट स्टिल आप ये वाली एंट्री कर दोगे। ये काइंड ऑफ अ ड्यू वाली एंट्री है कि भाई ड्यू हो गई, पैसा पे नहीं किया अभी, अब पैसा पे करोगे आप। ठीक है, पैसा यहाँ पे पे करोगे, तो वेंडर को पे कर रहे हो, डेबिट द रिसीवर, और आपके पास से कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ, ये सही है, लेकिन वो भी सही था कि भाई एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है। चलो डन, तो ये डन किया अपन लोगों ने। अब वेंडर के पास देखो क्या होगा, वेंडर की बुक के अंदर हायर परचेज अकाउंट टू हायर सेल्स अकाउंट। हायर परचेजर है ये, कि इसने बाय कर लिया और हमने सेल कर ली, काइंड ऑफ। कैश आएगा इस पर्टिकुलर एंट्री से, कैश आएगा, और किससे आ रहा है, हायर परचेजर अकाउंट से आ रहा है। ठीक है, क्रेडिट द गिवर, डन। अब देखो ये तो था बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, या फिर जब एग्रीमेंट शुरू हो रहा है। अब 1 साल बीत गया, या जो भी हमारा फिक्स टाइम पीरियड था, अभी के लिए मान के चलो 1 साल है। 1 साल बीता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट की एंट्री करोगे। अभी ये है इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट पे कर दोगे, इंटरेस्ट प्लस में जो भी आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो पे कर दोगे। इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट आता है, प्लीज ध्यान में रखना। अभी वो मैंने नीचे चीज लिखवा रखी है, वहां पे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो। इंटरेस्ट पेमेंट थी मान के चलो 1000 की, इंस्टॉलमेंट पेमेंट थी लेकिन 2500 की। ये समझो चीजों को, कि इस इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंदर इंक्लूड है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। वो यूजुअल केस होता है, डिफॉल्ट केस होता है, ध्यान रखेंगे। डन हो गया। इंटरेस्ट की एंट्री ये है आपकी बुक्स के अंदर, बिकॉज आपके लिए तो ये एक्सपेंस है ना, तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, और जिसको पैसा जाएगा वो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। अभी पैसा गया नहीं है, इसलिए उसके नाम से क्रेडिट कर रहे हैं अपन। फिर उसके बाद पैसा पे कर देंगे, इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, और यहाँ पे एक और अकाउंट बनेगा जो कि आपका डेप्रिसिएशन का अकाउंट। आपके पास है एसेट, तो आपकी एसेट क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो नॉर्मल रेट से आप यहाँ पे उसको क्या कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे। और उसकी एंट्री आपको पता ही है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो क्रेडिट हो रहा है, और डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, उसे अपन लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नाउ एक चीज समझो कि डेप्रिसिएशन सर ये कौन से वाले मेथड से लगेगा, जनरली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लगता है, सेम बात है ना, WDV मेथड से लगेगा, ये आपको भी ध्यान रखना है। डन होगी, ये 3 एंट्री करोगे, और फिर चौथी एंट्री आपके पास और आएगी, जो कि है ये जो इंटरेस्ट है, ये जो डेप्रिसिएशन है, आप इसको PNL के अंदर रख के ट्रांसफर कर दोगे। तो PNL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड टू डेप्रिसिएशन, ऊपर वो डेबिट हुए हैं, यहाँ पे वो क्रेडिट हो जाएंगे, लॉजिकल सेंस में ये समझ लो बस। इसी के साथ साथ एंड ऑफ द पीरियड पे वो वाला बंदा क्या करेगा, वेंडर क्या कर रहा होगा, हायर परचेजर से पैसा आ रहा है भाई, इंटरेस्ट का पैसा आ गया, इंस्टॉलमेंट का पैसा आ गया। डन, मतलब ये तो था कि भाई इंटरेस्ट ड्यू हो गया, प्लस में ये इंस्टॉलमेंट का पैसा आ गया। डन, डेप्रिसिएशन अपने पास, वेंडर के पास कोई एसेट है नहीं, मतलब इसके पास चलेगी ना एसेट, तो ये डेप्रिसिएशन लगाएगा, अपन तो लगा नहीं सकते, मतलब वेंडर लोग तो लगा नहीं सकते, तो वेंडर कुछ नहीं करेगा डेप्रिसिएशन का। और ये सेम चीज, इंटरेस्ट वाली चीज PNL में ये ट्रांसफर कर देगा। और एक एंट्री और यहाँ पे एक्स्ट्रा होगी, जो कि क्या है, हायर सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये वो पार्ट है एसेट का जो कि ट्रांसफर हो चुका है किसके पास, मान के चलो उसके हायर परचेजर के पास, सेल करिए ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, लॉजिकल सेंस में ये है, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो अपन ने यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करी थी ना, ये यहाँ पे अपन ऐसे कर देंगे, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है टू ट्रेडिंग अकाउंट, लास्ट में बनाते हैं ना जनरली, तो ऐसे करके डन हो गया। ये हमारी जनरल एंट्रीज थी बेसिक वाली। अब एक चीज का ध्यान और रखना, ये सेकंड वाली एंट्री में आओ जरा, देखो चीजें बहुत टुकड़ों में समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ऊपर वाली सारी याद कर लो, इसके बाद एंट्रिया पे आओ, है ना, डिफरेंस तो हमने कर ही लिया है। उसके बाद 2-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, खत्म है चैप्टर। ठीक है, और यहीं से ही सवाल आएंगे आपके, देख लेना। देखो अब वेंडर अकाउंट टू कैश एंड बैंक अकाउंट,
एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इस भाई के पास, हायर परचेजर के पास एसेट भी आ रही है, तो जनरली यहाँ पे जो हमारी जो एंट्री बनती है वो बनती है एसेट, है ना, एसेट करके ऐसे कुछ करके एंट्री बनती है। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना, अभी आगे पता चलेगा। डन है इतना, एंट्रीज कर ली और डिफरेंसेस आपने कर लिए होंगे आई गेस। फिर हमने ऊपर ये सारी चीज़ें करी थी, जब डिफ़ॉल्ट में है तो क्या क्या राइट निकल कर आ रहे हैं, रिबेट हमने किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें जानी हायर परचेज के बारे में। डन। अब हम पढ़ते हैं कि अकाउंट्स कौन से बनते हैं। एक बार थोड़ा सा ये ध्यान में रखो, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। अकाउंट्स कौन से बनेंगे हायर परचेजर की बुक्स के अंदर? एसेट अकाउंट बनेगा, वेंडर अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। इस भाई की वेंडर की बुक के अंदर क्या बनेंगे? हायर परचेजर अकाउंट बनेगा, मतलब जो जिसको बेचा है वो वाला अकाउंट, और इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा। और एक और एडिशनल अकाउंट बनेगा जिसे हम बोलते हैं गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। बाय चांस ये वाला केस अगर आ गया कि रीपोजेस्ट करना पड़ा वेंडर को, तो गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट बनता है हमारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अकाउंट भी बनेगा। तो आपका सवाल यहाँ से भी आ सकता है ना। इजी सवाल तो जनरली पूछेंगे नहीं ना, और मुश्किल आएगा तो फिर गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट आने लगेगा। पर अपने लिए अब क्या मुश्किल है, अगर अपन ने समझ लिया तो। ये भाई ये बनाने में बड़ा टाइम लगा है और बहुत दिमाग लगा के बनाएंगे चीज़ें। चलो करते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। इंस्टॉलमेंट अगर दे रखी है ना, तो इंस्टॉलमेंट का मतलब ये रहता है कि उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है प्लस में इंटरेस्ट पेमेंट भी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस के बराबर है, इंस्टॉलमेंट सारी इंस्टॉलमेंट को हमने प्लस किया और देखा यार ये तो कैश प्राइस के बराबर है, लेकिन कायदे से किसके बराबर होनी चाहिए? हायर परचेज के बराबर होनी चाहिए ना, हायर परचेज प्राइस के बराबर। देखो हायर परचेज प्राइस है हमारा 1,20,000, कैश प्राइस है हमारा लेट्स से 80,000। हमने सारी इंस्टॉलमेंट को प्लस किया, इंस्टॉलमेंट आई 80,000 के बराबर। यार भाई 40,000 रुपये तो अभी भी बचे हुए हैं ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, इसने सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का अमाउंट ही अपने अंदर कैरी किया है, इंटरेस्ट अमाउंट नहीं कैरी किया। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, मतलब बेसिकली इसको और हायर परचेज को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से इंटरेस्ट निकल आएगा। तो इंटरेस्ट यहाँ से निकल गया, एक चीज़ तो ये, तो इसको हटाओ। तो एक बेसिक चीज़ आपको समझ में आई कि अगर इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस के बराबर है, इसका मतलब है उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, इंटरेस्ट था ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन जो डिफॉल्ट केस होता है वो ये है कि इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। अगर सारी इंस्टॉलमेंट को मैं प्लस कर दूं तो वो हायर परचेज के बराबर होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड होता है। इजी। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस के बराबर है, देन इंस्टॉलमेंट का ये मतलब है कि उसने सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को ही कैरी किया है, इंटरेस्ट को तो कैरी किया ही नहीं है। तो जो बचा कुछ अमाउंट है, हायर परचेज माइनस में टोटल इंस्टॉलमेंट्स कर दोगे तो इंटरेस्ट निकल आएगा। इस केस के अंदर जो ग्रीन से लिखा हुआ है, इजी था। देखो कितना लॉजिक सेंस में चल रहे हैं। हेंस टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट इज जनरली इक्वल्स टू हायर परचेज प्राइस। डन। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। ये आप ध्यान रखोगे, कभी कभार स्टेटमेंट बेस में आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी वो मैं परफॉर्मा नहीं बना के दिखा सकता यहाँ पे, और अपने लिए वो नीडेड भी नहीं है, इसलिए नहीं बना रहा मैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बड़ा एग्जाम सेंट्रिक पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ वो चीज़ों को करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से अगर तुमने एक भी चीज़ छोड़ी तो तुम्हारा लॉस है वो, क्योंकि मैं पढ़ा ही CUET PG एमकॉम रिलेटेड ही रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, अब इस सिस्टम के अंदर दो मेथड्स होते हैं जनरली, करने की अपने को अभी ज़रूरत नहीं है। एक होता है एक्रूवल सिस्टम, या जिसे हम एसेट एक्रूवल मेथड भी बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास टोटल एसेट वैल्यू मेथड। देखो क्या है, बस एक्रूवल सिस्टम समझ लो। एक्रूवल सिस्टम या एक्रूवल मेथड क्या है? जहां पे दी हायर परचेजर जो होता है हमारा, वो रिकॉर्ड करता है परचेज ऑफ एसेट्स ओनली व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड एंड इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू। कहने का मतलब है एक्रूवल सिस्टम तब चलेगा जब भाई ने डाउन पेमेंट कर रखी हो, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे हम सिर्फ कंसीडर करते हैं टोटल एसेट वैल्यू, एसेट की टोटल वैल्यू। डन। और यहाँ पे क्या कंसीडर किया है? माइनस कर देंगे ना डाउन पेमेंट को, और जो बकाया बचेगा उसी को ही कंसीडर करेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है इस वाले केस में, यहाँ पे टोटल एसेट वैल्यू को यूज किया जाता है। अभी मेथड्स के अंदर अपने को नहीं जाना है, ठीक है। हम एग्जामिनेशन POV से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखो।
डन हो गया ये। अब जो रिपोजिशन के बारे में हमने ऊपर बात करी थी कि भाई वेंडर के पास ना एक राइट आ जाता है रिपोजिशन का, तो राइट तो आ गया, लेकिन ये जो राइट है ना ये भी थोड़ा सा डीप डाउन जाके है, यानी कि दो टाइप की रिपोजिशन होती है। या तो बंदे ने वो पूरी की पूरी एसेट ले ली जिसे हम फुल रिपोजिशन बोलते हैं, या बंदा यानी कि वेंडर पार्शियल रिपोजिशन कर रहा है, यानी कि अ पार्ट ऑफ एसेट हैज बीन टेकन बाय द वेंडर विद हिम। पार्ट पड़ा हुआ है हमारे हायर परचेजर के पास, वो पार्शियल रिपोजिशन है। मेन एक बारी के लिए हमारे पास है फुल रिपोजिशन। फुल रिपोजिशन को समझो क्या है, बहुत इजी है यार, बहुत इजी। देखो, दो अकाउंट्स बनते हैं जनरली, दो बंदे अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारा हायर परचेजर है, अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम लोग हैं हायर परचेजर। हम क्या करेंगे, अगर हमने कुछ डिफॉल्ट कर दिया तो वेंडर आके हमारे एसेट लेके चला जाएगा, तो सब खत्म। तो कहने का मतलब है हमारी जो एसेट अकाउंट है ना वो क्लोज हो जाएगी, और क्लोज करने की एंट्री भी तो होती है ना। तो हम हमारी बुक के अंदर क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे वेंडर अकाउंट को, है ना, और क्रेडिट कर देंगे एसेट की अकाउंट को यार, क्योंकि डेबिट होता है हमारा एसेट अगर हमारे पास पड़ा होता है, अब वो हमसे जा रहा है दूर तो उसे क्रेडिट कर देंगे ना। तो हमारे पास बेसिक एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट टू एसेट अकाउंट। कितने से करेंगे, जितना अनपेड अमाउंट था उतने से हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे। अगर कुछ अमाउंट एसेट अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ रहता है, अगर पड़ा हुआ रहता है बाय चांस एज द केस में बी, उसे हम डाल देंगे P&L अकाउंट में। बस ये दो एंट्रियां यहाँ पे होगी फुल रिपोजिशन के केस के अंदर, हायर परचेजर की बुक के अंदर। वेंडर के पास क्या क्या एंट्रियां होंगी, वेंडर भी इस भाई के अकाउंट को क्लोज कर देगा, हायर परचेजर अकाउंट विल बी क्लोज्ड। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन थी कि एसेट अकाउंट इज क्लोज्ड, क्योंकि डायरेक्टली आती है एग्जामिनेशन में। सिमिलरली वेंडर की तरफ से हायर परचेजर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कैसे होगा, ही विल डेबिट द गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट्स। आ गया ना, रीपोजेस अकाउंट आ गया, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट को डेबिट करेगा ये कि भाई अपने पास आ गया फिर से एसेट आ चुकी है जिसका नाम हम रख देंगे गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट, टू हायर परचेजर अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे। डन। अब देखो क्या होगा, अब आ चुकी है हमारे पास परचेजर से हमने हमारा नाता खत्म, हायर परचेजर से नाता खत्म। अब हमारे पास है वेंडर है हम लोग, हमारे पास है एसेट। अब जो हमने जो एसेट उस भाई से उठाई होगी उसको रिपेयर भी करवाना पड़ेगा, है ना, डेप्रिसिएशन लगा है ना उस पर बहुत अच्छे से, वियर एंड टीयर से थोड़ा खस्ता हालत भी हुई है, उसको रिपेयर करवाएगा वेंडर, ताकि आगे चल के इसको बेच भी तो सके ना। तो रिपेयरिंग कॉस्ट आएगी, तो वो कॉस्ट इसी में लग जाएगी, यानी कि इसकी एंट्री क्या होगी, जनरली गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और हमारी तरफ से पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जनरली हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन यूज कौन सा हो रहा है अकाउंट, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। अब इसको बेच देंगे, ठीक, हमने करवा दिया, हम वेंडर हैं अभी के लिए, हम इसको अब बेचेंगे, तो सेल ऑफ रीपोजेस गुड्स। सेल करोगे तो पैसा आएगा भाई, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट चली गई हमारी तरफ से। लेकिन ऐसा होगा जनरली कि लॉस होगा या प्रॉफिट भी हो सकता है, एज द केस में बी, ऑन द सेल ऑफ रीपोजेस्ड गुड्स। लॉस होगा अगेन P&L से कर देंगे, इसको काट देंगे, प्रॉफिट होगा तो वो भी P&L में चला जाएगा। ये एंट्रियां बनेंगी, इजी, डन, खत्म। ये था आपका पूरा चैप्टर। पार्शियल रिपोजेशन के अंदर देखो हमें डीप डाउन नहीं जाना अभी। पार्शियल रिपोजेशन में ना एक एक एंट्रियां अलग से हो जाती है, बाकी सब तो सेम चलता है, एक एक एंट्री अलग से हो जाती है। वो जनरली वो क्या रहती है कि गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट बेसिकली आ जाता है यहाँ पे, या एंट्री आ जाती है किसके पास, वेंडर के पास, क्योंकि वेंडर रीपोजेस करता है ना, तो गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट आ जाता है। जो भी एसेट आती है उसकी कुछ वैल्यू आ जाती है वहाँ पे बंदे के पास, वेंडर के पास, और हायर परचेजर से वो वैल्यू चली जाती है, एसेट क्रेडिट हो जाती है, उतने वैल्यू की चली जाती है। ये थोड़ा सा सिनेरियो रहता है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहता है। अभी उसमें डीप डाउन अपने को नहीं जाना है। जितना मैंने आज करवाया है, इट इज फ्रॉम माई POV सफिशिएंट फॉर हायर परचेज चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन POV, जो कि है CVT PG MCOM एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, ये था आपका हायर परचेज। आई होप सो आपको समझ में आई होगी चीज़, और आपने प्रॉपर क्लियर नोट्स बनाए होंगे। एक्सपेक्ट करना कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बने, न्यूमेरिकल आएगा तो रिबेट से आएगा, और कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल बेस आएगा तो स्टेटमेंट वाइज आएगा, प्लस में ये एंट्रियों से आ सकता है, प्लस में ये जो पोजेशन वाला सिस्टम था कर लिया, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो दैट्स इट एवरीवन। अगर चीज़ें समझ में आई है प्लीज़ लाइक दिस सेशन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।